नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर है अकाउंटिंग बेसिक थ्योरी एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजीज आती है उसका सुपर रिवीजन क्विक प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इस पूरे सेशन को जरूर से देखिए और आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि एग्जाम के लिए आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सके। और अगर आपको ये हर एक टॉपिक के डिटेल स्टडी वीडियोस देखने हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के, हर एक एग्जाम्पल के, तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से देख सकते हैं। चलिए, तो अब सभी स्टूडेंट्स अपना पूरा ध्यान यहां पर रखेंगे। देखिए, सुपर रिवीजन फॉर टेस्ट और एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये अकाउंट में जो टर्मिनोलॉजीज आती है, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जो बार बार वर्ड्स आगे इस्तेमाल होते रहते हैं, इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में वीएसक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। देखिए, सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंट सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दो ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है, जिसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दी है एआईसीपीए ने। एआईसीपीए का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में काम लग सकता है, जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या कहा? एआईसीपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या काम करती है, ये मैंने इस डेफिनेशन के जो डिटेल वीडियो है साहस एप्लीकेशन पे उसमें समझाया हुआ है। अब ये एआईसीपी ने डेफिनेशन में क्या कहा है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंट को बोला है आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब ट्रांजैक्शंस को लिखना, देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे? in a significant manner and in terms of money. क्या? Transactions and events which are in part at least of financial character, मतलब कि जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड हो वैसा, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट thereof, उसमें से जो रिजल्ट आते हैं उसको इंटरप्रेट करना। अभी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग याद रखेंगे। तो एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने क्या डिफाइन किया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड उसके ऊपर से क्या करना है? इंटरप्रेटिंग रिजल्ट thereof। इसके बाद दोस्तों एक और डेफिनेशन है जो कि एएससी ने दी हुई है। हालांकि वो डेफिनेशन इतनी प्रॉपर नहीं है, तो एआईसीपीए वाली डेफिनेशन ही आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे। बट यहां पर एएससी का फुल फॉर्म आपको काम लग सकता है, विच इज अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल। एएससी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल। क्लियर? चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये एआईसीपीए वाली डेफिनेशन को 2 बार माइंड में रिफर कर लो। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना बिटवीन टू और मोर पर्सन, आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कहा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बिजनेस। देखो, एक्सचेंज करना है किन चीजों का? गुड्स एंड सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू, जिसमें पहला है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इन विच, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिक मार्क करना है दोस्तों ध्यान से, कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इमीडिएटली या तो पे या तो रिसीव कर लिया जाता है उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जबकि दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मींस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड, मेन वर्ड है इन फ्यूचर। देखो, कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कैश रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश इज रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर, नॉट इमीडिएटली बट इन फ्यूचर। क्लियर? चलिए दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इवेंट। हालांकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट क्या है? रिजल्ट और आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन
जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसको कहते हैं इवेंट। यानी कि एग्जाम एंगल से आपको याद रखना है कि रिजल्ट और आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। फॉर एग्जांपल गुड्स कैश में परचेस किए तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, पर ये ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे गुड्स बढ़ गए और कैश कम हो गए, इसको हम कहेंगे इवेंट। क्लियर? इसके बाद दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन डेफिनेशन दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल की दो डेफिनेशन है, एक इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, और दूसरी जो कि ज्यादा एडवाइजेबल है याद रखनी, तो एनी कैश असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस, कौन ला रहा है, बाय ओनर, इज कॉल्ड कैपिटल। क्या कहा? एनी कैश असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। और इसके बाद एग्जैक्टली उसकी रिवर्स जो डेफिनेशन है दैट इज ड्रॉइंग। तो जब कोई भी असेट कैश या गुड्स बिजनेस में ओनर लाता है तो वो कैपिटल है, बट सेम चीज कैश असेट्स या गुड्स, कैश असेट्स और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, कौन विड्रॉ करता है, बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो ओनर जब बिजनेस में कैश, चलिए इसके बाद अभी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, एन अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। बिजनेस को जो अमाउंट पे करनी है, क्यों पे करनी होगी, आइदर फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और असेट्स और फॉर मनी बोरोड इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब कि क्रेडिट पर गुड्स परचेस किए या असेट परचेस की या किसी के पास से पैसे बोरो किए, उसका जो पेमेंट करना होगा फ्यूचर में उसको कहेंगे लायबिलिटी। तो एन अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और असेट और फॉर बोरोड मनी इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी है दोस्तों उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जिसके अंदर दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स ओनर्स, जिसका एग्जांपल है कैपिटल। बिजनेस की ओनर के प्रति जो लायबिलिटी होती है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, जबकि लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स आउटसाइडर, थर्ड पार्टी और आउटसाइडर, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। वहीं पे जो दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो टाइम के बेसिस के ऊपर लायबिलिटी के दो टाइप है, एक है करंट लायबिलिटी और दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी विच इज पेएबल विथ इन 1 ईयर, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए हो, लेस देन 1 ईयर, तो वैसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। बट वो लायबिलिटी जो कि 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के बाद पे करनी है तो उसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर? फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज फॉर असेट्स। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस आपको देखने हैं, हर एक चैप्टर के, हर एक एग्जांपल के और सभी सब्जेक्ट के सारे सेशंस बहुत अच्छे से देखने हैं, डिटेल में भी एंड रिवीजन एंगल से भी। तो सारी की सारी चीजें हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है, या आप चाहो तो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में भी जुड़ सकते हो। देखिए असेट्स, तो असेट्स मींस एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल, एनी प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसी कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट या आइटम जिसकी ओनरशिप बिजनेस की हो एंड हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, उसे कहेंगे असेट्स। क्या बोला? असेट्स मींस एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ द ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू। अब असेट्स जो है उसको भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है नॉन करंट असेट या फिक्स करंट asset which are held in business for more than 1 year, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो असेट बिजनेस में रखते हैं उसको कहते हैं नॉन करंट असेट या फिक्स असेट, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स वगैरह। करंट असेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रहती है, जैसे कि डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वगैरह।
एंड फिक्टिशियस असेट या इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, जो कि ऐसे एक्सपेंस है जिसको बेनिफिट एक्चुअली में एक्सपेंस है बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो, उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट लाइक हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस एटसेट्रा। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिसीट की। देखिए यहां पर मैंने सारी की सारी डेफिनेशन नहीं कवर की है, सारी डेफिनेशन मैंने बोला साहस एप्लीकेशन पर है। यहां पर वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है वो सारी मैं यहां पर कवर करवा रहा हूं। तो देखो रिसीट, रिसीट मतलब मनी रिसीव्ड, मेन वर्ड ये है मनी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिकॉज बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं रिसिप्ट। अब रिसिट जो है उसको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक कैपिटल रिसिट और दूसरा रेवेन्यू रिसिट। कैपिटल रिसिट विच इज नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं मिलती है, कभी कभार मिलती है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। बट रेवेन्यू रिसिट विच इज रिसीव्ड रेगुलर एंड पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। उसी तरह से उसका ऑपोजिट साइड देखे तो वो होता है पेमेंट। तो रिसिट में क्या होता था, मनी रिसीव्ड, तो यहां पर क्या होगा, मनी पेड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड पेमेंट। यहां पर जो पेमेंट है उसको भी तीन कैटेगरी में बाइफरकेट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ऊपर भी समझाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, मतलब कभी कभार ये खर्चा होता है, नॉर्मली फिक्स असेट खरीदने के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज रेगुलर इन नेचर एंड पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो हमने ऊपर ही देखा, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब ही होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है दैट इज डेटर एंड विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो क्या कहा है, बिजनेस सेल्स गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड दीज कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स। देखो ये फॉर एग्जांपल बिजनेस है, बिजनेस के दो कस्टमर है, मान लो कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2, दोनों बिजनेस के तो कस्टमर ही है, बट ये कस्टमर ऐसा है जिसने गुड्स बिजनेस में से खरीदा और तुरंत पैसे कैश में दे दिए। तो यहां पर बिजनेस को गुड्स बेचने के बाद तुरंत पैसे कैश में मिल गए, तो वो कस्टमर बिजनेस का है, पर ये दूसरा जो कस्टमर है उसने क्रेडिट में गुड्स खरीदे, मतलब अभी बिजनेस ने वो कस्टमर को गुड्स बेचे, उसके पैसे वो कस्टमर फ्यूचर में देगा। तो ये कस्टमर जो है कस्टमर 2 जिसने गुड्स क्रेडिट पर खरीदे, वो बिजनेस के लिए बन जाएगा डेटर। देखो क्या बोला है, बिजनेस सेल्स गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, देन दीज कस्टमर्स यानी कि कस्टमर बी ही बिकम्स डेटर। जिसको कैश में गुड्स बेचे वो कस्टमर है, डेटर नहीं होते हैं। एंड जो डेटर है दे आर करंट असेट, जो कि ऊपर मैंने करंट एसेट के एग्जांपल में भी बोला। सेम उसी तरह से उसका ऑपोजिट पार्ट होता है क्रेडिटर्स। तो जैसे बिजनेस क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं वैसे ही बिजनेस क्रेडिट पर गुड्स खरीदते भी है। तो द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। मतलब बिजनेस ने गुड्स खरीदा, एक के पास से कैश में खरीदा, मतलब गुड्स खरीदे और तुरंत पैसे कैश में दे दिए, तो वो सप्लायर हुआ। बट दूसरा सप्लायर जिसके पास से हमने गुड्स खरीदे और उसको पैसे हम फ्यूचर में देने वाले हैं, तो वो सप्लायर नंबर 2 हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिटर। बोलो समझ में आ रहा है। उसके बाद कॉस्ट, देखो ये भी एक याद रखना कि जो क्रेडिटर्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, जो कि ऊपर मैंने समझाया। करंट लायबिलिटी में और आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। उसके बाद है दोस्तों कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है, तो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज वॉट एवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन टोटल ऑफ दिस एक्सपेंस इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो अलग अलग खर्चे होते हैं, लाइक मटेरियल का खर्चा होता है तो उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके पीछे जो खर्चा होता है उसको लेबर कॉस्ट कहते हैं, उसके अलावा बाकी सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं उसको यहां पर हम कहेंगे ओवरहेड कॉस्ट। तो ये सभी खर्चों का अगर हम लोग टोटल करें तो उसको कहा जाता है कॉस्ट। देन वाउचर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है,
टाइप्स ऑफ वाउचर इसके बाद के चैप्टर के सुपर रिवीजन वाले सेशन में मैं कवर करवाऊंगा, पर अभी डेफिनेशन याद रखना। वाउचर क्या है? तो रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन का जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो बिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाउचर। बिल ही नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं, बट अभी याद रखना कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिटर्न एविडेंस या रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं वाउचर। उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके ऊपर पूरा सेपरेट चैप्टर ही है, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो देखो, वैल्यू ऑफ असेट reduce every year due to certain reason, then such reduced value or amount is called depreciation। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, ये 10 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी है, 10 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस है। आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू हो गई 7 लाख। ठीक है, तो 10 लाख की कार की वैल्यू 7 लाख हो गई, तो यहां पर ये 3 लाख जो है वो क्या हो गई? वैल्यू रिड्यूस हो गई कार की, क्योंकि हमने भाई उसका इस्तेमाल किया होगा, टाइम हुआ होगा वगैरह वगैरह। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में? डेप्रीसिएशन। असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन। बोलो क्लियर? और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज बैड डेट, जो कि हमारे कस्टमर डेटर्स के साथ ही कनेक्टेड है। देखो, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट देन दैट कस्टमर यानी कि बायर इज कॉल्ड डेटर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहां पर। देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि ये जो कस्टमर 2 है वो हमारे लिए क्या बन गया है? डेटर, जो कि हमें फ्यूचर में पैसे लौटाएगा, मतलब देगा। बट मान लो कि ये कस्टमर डेटर हमको फ्यूचर में पैसे नहीं देता है, तो जो पैसे हमको डेटर के पास से नहीं मिले उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट। देखो, समटाइम्स डेटर डज नॉट पे फुल अमाउंट, so the amount which is not paid by debtor is called bad debt। मतलब के फॉर एग्जांपल कोई एक मिस्टर कस्टमर 2 जो कि हमने देखा था कि हमारा डेटर है, 7,000 रुपीज पे करने हैं, बट वो बोलता है 6,500 ही पे कर रहा है। तो यहां पर 500 रुपए हमने डिस्काउंट नहीं दिया अपनी मर्जी से, उसने दिए ही नहीं है, नॉट रिकवर्ड। नॉट रिकवर्ड कि भाई नहीं देंगे, जो होना है कर लो, जाओ जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तो जो ये पैसा नहीं मिला 500 रुपए डेटर के पास से, उसको बोलेंगे बैड डेट। तो क्या बोला है? समटाइम डेटर डज नॉट पे द फुल अमाउंट एंड द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द डेटर इज कॉल्ड बैड डेट फॉर अस, जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस या लॉस होता है। क्लियर? यहां पर दोस्तों हमारी जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई। सारी की सारी टोटल 46 डेफिनेशंस है, वो आपको हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, जो अकाउंट लिखा जाता है उसका कोई ना कोई लोग तो यूज करते ही है, तो वो कौन लोग अकाउंट का यूज करते हैं और कौन से पर्पस के लिए, ये चीज भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम लग सकती है। तो याद रखना कि जो यूजर्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक इंटरनल यूजर यानी कि बिजनेस के अंदर के, एंड एक्सटर्नल यूजर्स मतलब आउटसाइडर, बिजनेस के बाहर के लोग जो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट। देखो, मैं आपको मेन मेन वर्ड्स याद करवाऊंगा कि मैनेजमेंट अकाउंट का इस्तेमाल क्यों करता है। तो देखो, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसको बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंट देखेगा टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद के रखे, जिनके पास अभी शेयर है, वो अकाउंट देखेंगे और चेक करेंगे कि भाई देखो, अगर अकाउंट्स अच्छे हैं, फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो शेयर को हम लोग, हमारे पास जो शेयर है उसको रखे, बेच ना दे, या इवन नए भी खरीदे, बट शेयर को हम लोग रखे या बेच दे, वेदर टू कीप इन्वेस्टमेंट और सेल और डिस्पोज ऑफ, होल्ड और सोल्ड, ये डिसीजन लेने के लिए
जो शेयर होल्डर्स है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है पोटेंशियल शेयर होल्डर। पोटेंशियल मतलब जो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो वो अकाउंट देखेंगे और चेक करेंगे। तो ये पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है, उनको डिसाइड करना है कि क्या वो कंपनी के शेयर बाय करे या ना करे, टू बाय और नॉट टू बाय। ये डिसीजन लेने के लिए कंपनी के अकाउंट्स देखते हैं। अगर उनको सब कुछ अच्छा लगेगा अकाउंट्स में तो वो शेयर खरीदेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं खरीदेंगे। देन क्रेडिटर्स, जो कि हमको गुड्स क्रेडिट पर सप्लाई करते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, और अगर दे तो कितने टाइम पीरियड के लिए दे और कितने पैसे लैंड करे और उसके सामने कोई सिक्योरिटी ले या ना ले। ये डिसीजंस लेने के लिए क्रेडिटर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं। देन एम्प्लॉइज जो बिजनेस में काम करते हैं, वो लोग ऑब्वियसली उनको किस में इंटरेस्ट होता है, सैलरी में, जॉब सिक्योरिटी में, बोनस में। तो एम्प्लॉइज कीप देयर डिमांड बिफोर मैनेजमेंट। अब ये डिमांड किन किन चीजों की हो सकती है, तो सैलरी, बोनस एटसेट्रा, कि भाई सैलरी ज्यादा दो, बोनस ज्यादा दो। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए वो एम्प्लॉइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। टैक्स अथॉरिटी तो ऑब्वियस है, टैक्स जानना चाहते हैं, तो टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि जो टैक्स होता है इट इज पेएबल ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कहां से पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट पर से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों देखते हैं, ताकि पता चले कि बिजनेस कितना पैसा ऑन कर रहा है, कितना सेल कर रहा है और उसके ऊपर हमें कितना टैक्स लेना है। देन कस्टमर, जो बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, वैसे उनको डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई खास कनेक्शन नहीं होता है, बट उनको यह जानना है कि बिजनेस की प्राइस पॉलिसी क्या है, मतलब क्या वो रीजनेबल प्राइस पर अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या ये रीजनेबल या नॉमिनल फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रहा है, या फिर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है और एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहा है। तो ये जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। देन फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि फॉर एग्जांपल हमारी डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, जो कि सोच रहा है कि भारत की कोई कंपनी में पैसे लगाने हैं, तो वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो जानने के लिए वो उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा। तो टू इन्वेस्ट और कोलैबोरेट विथ डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक का बिजनेस का मतलब लोकल बिजनेस, हमारे बिजनेस जो इंडिया के, उसमें पैसे लगाए या ना लगाए, ये जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है। देन रेगुलेटरी बॉडीज लाइक फॉर एग्जांपल सेबी है, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन लोगों को क्या जानना है कि जो बिजनेस है वो क्या स्मूथली वर्क कर रहा है ना, विदाउट एनी इरेग्युलरिटीज। ये जानने के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, टू सी दैट बिजनेस इज वर्किंग स्मूथली विदाउट एनी इरेग्युलरिटीज। देन प्रोफेशनल बॉडीज लाइक सीए या सीएस, उनको क्या देखना होता है कि भाई जो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, क्या वो अकाउंटिंग गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं, या अपनी मर्जी में जो भी आए वो लिख देता है। तो जो प्रोफेशनल बॉडीज है वो ये देखते हैं कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, जो कि बिजनेस के अकाउंट्स को रिसर्च करते हैं, उनको ये देखना है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और वो कैसे उसको मेंटेन करते हैं। थोड़े टाइम पहले आपने बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि अदानी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। वो क्या देखते हैं कि यार ये अदानी कैसे इतना सारा प्रॉफिट कर रहा है, कैसे इतना तेजी से ग्रो कर रहा है और वो कैसे अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो ये रिसर्चर्स ये जानना चाहते हैं, इसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। एंड गवर्नमेंट तो ऑब्वियस है कि देश के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए वो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, जैसे कि भाई जीएसटी अप्लाई करना या कितना रेट रखना वगैरह वगैरह। बोलो क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? चलिए अभी हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। एंड माइंड वेल कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है, ताकि एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। चलिए, तो मेथड्स और सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग करने की मेनली दो सिस्टम है, वैसे तो तीन है,
बट तीसरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली भी हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट इसलिए हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहली है देसी नामा सिस्टम। देसी नामा सिस्टम मतलब जो पहले बहुत पहले चलता था, वो बड़े बड़े रेड कवर वाले थिक बुक यूज होते थे, वो जो कि यहां पर एमसीक्यू के एंगल से आपको सिर्फ ये काम लग सकता है कि ब्लैंक इज द मोस्ट एंशियंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। तो एंशियंट मेथड कौन सी है? देसी नामा सिस्टम। और ये देसी नामा सिस्टम का दूसरा नाम वही खाता सिस्टम, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। जबकि जो दूसरी वाली है, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग पूरा अकाउंट आगे जो पढ़ते हैं, वो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही पढ़ते हैं, जिनके पिताजी का नाम, मतलब के फर्स्ट टाइम ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी? इटली के मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली, नाम याद रखना, ल्यूका पैसियोली, जिसकी वजह से उनको कहा जाता है या कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और कौन से ईयर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? इन 1494 एडी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस। 1914 भी दे देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। 1494 एडी, इटली के मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस दिस डबल एंट्री सिस्टम। और ये डबल एंट्री सिस्टम वर्क करती है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ऊपर। तो इस सिस्टम के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक होती है डेबिट इफेक्ट और एक होती है क्रेडिट इफेक्ट, और इसीलिए तो इसका नाम है डबल एंट्री, दो एंट्री हुई, डेबिट क्रेडिट। और दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस। ब्लैंक इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, डबल एंट्री। ब्लैंक इज द मोस्ट एंशियंट मेथड, देसी नामा सिस्टम। Then third one, which is not at all important, single entry system. तो an incomplete double entry system can be termed as single entry system, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी दो इफेक्ट दी जाती है, बट कुछ ट्रांजैक्शन या मेजर ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी सिर्फ एक इफेक्ट दी जाती है, और कुछ ट्रांजैक्शन की तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दी जाती है, उसको कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। हालांकि दिस सिस्टम इज डिफेक्टिव and cannot ensure accuracy and accountability, and that is why it is not very used। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अकाउंटिंग लिखने की जो सिस्टम या मेथड है, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी तीन सिस्टम है, हालांकि तीसरी तो बेकार है, मैं तो टूट गया भैया, बेकार है। तो पहला है मर्केंटाइल और अक्रूवल बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, मर्केंटाइल सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या होता है, ऑल कैश, क्रेडिट और स्पेशल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हो, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन हो या स्पेशल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो असेट के ट्रांजैक्शन हो, लायबिलिटीज के ट्रांजैक्शन हो, रिसीट के, पेमेंट के, परचेस के, सेल्स के, कोई भी ट्रांजैक्शन, इसका मतलब अक्रूवल सिस्टम में कंसीडर होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस फॉलो दिस मर्केंटाइल और अक्रूवल सिस्टम। पर जो कैश या रिसिट बेसिस होता है, वो नाम से ही पता चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, किसी भी ईयर के हो, बट कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। एंड कुछ प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, यही लोग ये कैश या रिसिट बेसिस को फॉलो करते हैं, बाकी कोई इसको यूज नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम को ही यूज करते हैं। और ये तो हम लोगों को चूना लगाने के लिए ही दिया हुआ है। हाइब्रिड और मिक्स सिस्टम, मतलब दोनों का मिक्सर कर दिया। अभी एक्चुअली में देखो तो जो मर्केंटाइल बेस है उसमें कैश ट्रांजैक्शन भी कवर हो ही जाते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हम मर्केंटाइल और कैश दोनों को मिक्स कर रहे हैं, भाई कैश तो ऑलरेडी मर्केंटाइल में था, तो मर्केंटाइल सिस्टम ही कंप्लीट है, तो ये एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। सो दिस इज नॉट पॉपुलर, ये हमको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, यूज भी नहीं होता है। चलो यहां तक सारी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों यहां से आगे के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है जो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि अगर वो चाहते हैं तो पूछे, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आगे सुन लीजिए, नहीं है इंपॉर्टेंट तो मत देखिए।
देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको मेन टाइटल और उसके मेन वर्ड्स याद करवा दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और फाइनेंस, वही रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन नहीं है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। देन मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, मतलब मनी के बदले में गुड्स या सर्विस होंगे, गुड्स या सर्विस के बदले में दूसरे गुड्स या सर्विस नहीं, क्योंकि उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैश, क्रेडिट या स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इमीडिएटली रिसीव्ड या पेड होती हो, क्रेडिट मतलब जिसमें पैसा फ्यूचर में होने वाला हो, एंड स्पेशल मतलब जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी भी कैश एक्सचेंज नहीं होने वाले हैं। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालेंगे, लाइक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वगैरह वगैरह। देन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जिसको काउंट कर सके वही रिकॉर्ड होगा, मींस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है, मतलब ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एनर्जी ऑफ एम्प्लॉय या टीचर वो नहीं रिकॉर्ड होता है। कंसीडर क्या होगा, पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं, फीस कितनी है, मनी कितना है, बस वही रिकॉर्ड होता है। देन इकोनॉमिक डिसीजन, तो ये अकाउंट जो है इट इज यूजफुल टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, यूजफुल टू टेक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन। एंड लास्ट वन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंट में ओनली पास्ट इंफॉर्मेशन इज कवर्ड और रिकॉर्डेड, जो फ्यूचर में होने वाला है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन कवर होती है। क्लियर, तो ये एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी काम लग सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि सबसे पहला है परमानेंट रिकॉर्ड। तो ये जो रिकॉर्ड अकाउंट लिखा जाता है इज कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली एंड यूज्ड इन फ्यूचर, जब भी जरूरत है उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या हो रही है, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए अकाउंट हमें काम लगता है। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, मतलब वो रीजंस जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या सेल्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो रीजंस कैन ऑल्सो बी नोन, कि ये कौन से कारण है ये भी पता करो, तो वो कारण के ऊपर भी हम लोग फोकस कर सके। डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, मतलब अमाउंट और क्वांटम ऑफ टैक्स पेएबल, ये जानने के लिए भी अकाउंट यूज होता है, क्योंकि मैंने आगे भी बताया कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो प्रॉफिट की अमाउंट से पता चलती है, प्रॉफिट ये अकाउंट से पता चलता है। देन टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल, मतलब लायबिलिटी की अमाउंट जानने के लिए। सिमिलरली क्वांटम ऑफ रिसीवेबल यानी कि असेट्स रिसीवेबल इन फ्यूचर, उसकी अमाउंट जानने के लिए यूज हो सकता है। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक स्टेटस में क्या चीजें आती है, असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन, ये पता चल सकती है। एंड टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब जो एरर्स और फ्रॉड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी हद तक स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में चेक करने से वो पकड़ा जाएगा। चलिए फीचर्स के बाद ऑब्जेक्टिव की है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस है वो सारे ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव में रिपीट हो ही गए हैं। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल एनी टाइम इन फ्यूचर, जब भी हमको जरूरत है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन।
जो सारी चीजें हमने ऑब्जेक्टिव में देख लियो, ये मोस्ट पॉइंट्स आर कवर्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स याद है तो एडवांटेजेस वही होंगे जो पर्पस से हम लोग अकाउंट लिखते हैं, वही तो उसके फायदे मिलेंगे हमको। देन टैक्स प्लानिंग टू डिटरमाइन एंड प्लान टैक्स। देन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू जाननी है, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक तरह से गुडविल, गुडविल एक तरह की रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ये जानने के लिए भी अकाउंट काम लगता है। इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक, इंपॉर्टेंट डिसीजन, अकाउंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही हम डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसे ही हवा हवाई में डिसीजन नहीं ले सकते। देन एविडेंस, मतलब यूज्ड एज प्रूफ इन कोर्ट। कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन, मतलब कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा, मतलब पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, इस साल के देखो, पता करो कि बिजनेस अच्छा कर रहा है या डाउनफॉल में चल रहा है। मोरल कंट्रोल, मतलब फ्रॉड एंड मिस्टेक्स नहीं करेंगे लोग। क्यों फ्रॉड नहीं करेंगे? क्योंकि पता है कि अकाउंट में पकड़े जाने वाले, तो उससे अच्छा है पहले से ईमानदार रहो। एंड करेक्टिव मेजर, मतलब रेक्टिफिकेशन स्टेप, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम या गड़बड़ी है तो उसके लिए हम लोग करेक्टिव मेजर्स या स्टेप्स ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या कुछ लिमिटेशंस है, बैरियर्स है, बैरियर्स कहो या ड्रॉबैक्स कहो ऑफ अकाउंटिंग। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फॉर एग्जाम्पल भाविन सर कितनी एनर्जी से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कोई ध्यान में नहीं लगा, किसी को नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है कितनी फीस ली, कितनी फीस लेनी बाकी है, बस वही किस्सा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कैसा नॉलेज मिल रहा है, कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये सब नॉन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करता है। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, मतलब इग्नोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइस राइज होती है रहती है ईयर आफ्टर ईयर, मनी बिकम्स चीपर एंड वैल्यू इंक्रीजेस, तो ये इग्नोर किया जाता है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है, मतलब डज नॉट कंसीडर फ्यूचर। जो हो चुका है वही बताएगा, फ्यूचर का बताओ ना, जो हो चुका है वो तो मुझे भी पता है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट वही बताता है। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, नॉट कंसीडर मार्केट वैल्यू, तो क्या कंसीडर करता है? कॉस्ट प्राइस, ये कंसीडर करता है। यूज ऑफ एस्टिमेशंस, मतलब गेस वर्क करता है, मतलब अंदाज लगाता है कि भाई कैसा होगा, ऐसा पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, ये सब गेस वर्क होता है। एंड ड्यूअल स्टैंडर्ड, मतलब डबल ढोल की, एक साइड पर वन साइड ये बोलता है कि आप मार्केट वैल्यू को कंसीडर करो, सेकंड साइड बोलती है आप कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट जो है वो मार्केट वैल्यू को कंसीडर करने के लिए कहता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो जो एक्चुअल प्राइस है वो कंसीडर करने के लिए कहता है। चलो यहां तक की चीजें क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एज साइंस एंड आर्ट। तो अकाउंट को पहले साइंस के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं ऑन विच इट वर्क्स। सेम चीज अकाउंट में भी है, अकाउंट के भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस दोनों आएंगे, जो कि आगे के चैप्टर्स में आता है, तो उसके बेस के ऊपर ही अकाउंट लिखा जाता है, अपनी मर्जी से नहीं। दूसरा है आर्ट। तो अकाउंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लिखा जाता है, बट उसको प्रेजेंट करना एक आर्ट है। तो यहां पर अकाउंट को आर्ट भी कहा है, क्योंकि उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिससे कि यूजर्स जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस ले सके। अब यहां पर ये एक पॉइंट आ रहा है
जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में काम लग सकता है, जो कि है ब्रांचेस और कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट के 3 कैटेगरीज है, 3 ब्रांचेस है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन से 3 ब्रांचेस या कैटेगरीज है? फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। और इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होनी चाहिए? देखो अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने आगे देखी, पर ये कौन सी है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहला बोला है रिलायबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसा पात्र होनी चाहिए, उसके ऊपर लोग भरोसा कर सके वैसी होनी चाहिए। रिलेवेंस मतलब काम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहला है रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी, रिलेवेंस मतलब काम की, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब लोग समझ सके कि क्या लिखा है वैसी, एंड कंपैरेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना आसान हो वैसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग के 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या बोला? रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। बोलो क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहां पर हमारा इस पूरे चैप्टर का सुपर क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इससे जरूर फायदा होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख के अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और इसी तरह के और अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के आप लेके कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत ही अच्छा और ब्राइट करियर बनाना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में अलग अलग स्टडी ऑप्शंस हैं। ऑफलाइन मोड में स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे क्लासेस में आके ऑफलाइन में हमारे बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसमें आप हमारे लेक्चर्स को लाइव कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। और तीसरा स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के प्रोवाइड किया गया है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए, और याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे,